हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी पीईटी परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है दोस्तों 6 और 7 सितंबर को दोस्तों। सभी इस शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों हम मोस्ट वीवीआई प्रश्न देखने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों हम पूरे 50 प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, सभी दोस्तों मोस्ट वीवीआई पिछले 5 ईयर्स के जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, उससे एनालिसिस करके बनाया गया है दोस्तों। और ये जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न को शुरुआत करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यूपीएससी ईपीएसएसएससी का पीईटी का परीक्षा से जो भी अपडेट होगा दोस्तों इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये सभी प्रश्न को आप पीडीएफ के रूप में बिल्कुल फ्री में दोस्तों पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को दोस्तों जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। और उसमें दोस्तों बिल्कुल फ्री में दोस्तों ये जितना भी पीडीएफ बन रहे हैं ये सभी के सभी फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। 1 नंबर प्रश्न है हमारा। देखिए दोस्तों, पहले नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है हमारा पहला नंबर कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो पहला नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1896 ईस्वी में दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको दूसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा ओलंपिक ध्वज में कौन सा रंग का छल्ला एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। ओलंपिक ध्वज में कौन सा रंग का छल्ला एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। तो दूसरे नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। पीला दोस्तों, पीला रंग का छल्ला दोस्तों जो कि एशिया का महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था। तो तीसरे नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, मीराबाई चानू ने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक जीता था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको चौथे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों। तो देखिए चौथे नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कर्मल मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्मल मल्लेश्वरी दोस्तों ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, पांचवें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है दोस्तों। तो पांचवा नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों। प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाग चौथा दोस्तों जो कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो भाग यहाँ पर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों 7वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था।
भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था दोस्तों? तो 7वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 में दोस्तों भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 8वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 8वां नंबर, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है दोस्तों? तो 8वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 में दोस्तों समानता का अधिकार भारतीय संविधान किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो 9 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 10वें नंबर प्रश्न में यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो 10वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1526 ईस्वी में दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न होने वाला है, देखिए अब अगला नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है हमारा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था दोस्तों? तो उत्तर हो जाएगा दायमाबाद। ठीक है, दायमाबाद दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था। व्याख्या में देखिए दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, तो दायमाबाद यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा दूसरा नंबर, मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी? मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र दोस्तों आधुनिक पटना, यानी कि अभी दोस्तों जो पटना है बिहार में पटना, वही दोस्तों उसी का नाम था पाटलिपुत्र। और मौर्य समाज की राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था पटना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हमको तीसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। व्याख्या है दोस्तों, यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जिसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हमको चौथे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, चित्रों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 5वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, उनकी सैनिक सफलताओं और साम्राज्य विस्तार के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उन्हें यह उपाधि दी थी भारत का नेपोलियन। ठीक है, समुद्रगुप्त को। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न हमारा 6 नंबर प्रश्न है कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? तो बाण भट्ट। ठीक है, बाण भट्ट हर्ष चरित्र के लेखक थे। यह हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित एक जीवनी है जो संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमको 7वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो मोरक्को हो जाएगा। व्याख्या है, यह एक यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और उसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है,
बतूबा किस देश से भारत आया था दोस्तों? तो मोरक्को से आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हमको अगले नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा 8वां नंबर, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। व्याख्या में देखिए, यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई और भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी थी। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 9वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था। व्याख्या में देखिए, वह मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, जिसने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की सल्तनत पर को संस्थापक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हमको 10वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा, तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी? तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी? तो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही लिखी थी। तो यहाँ इसकी व्याख्या देखिए, यह पुस्तक फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। अकबर ने 1582 ईस्वी में इस धर्म की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के बीच सद्भाव स्थापित करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए 12वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो एक सिख योद्धा समुदाय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हमको 13वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान में कौन कौन शामिल थे? शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान में कौन कौन शामिल थे? यहाँ पर 13वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पेशवा, अमात्या, वाक्यान्वीस, सुमंत, सचिव, पंडित राव, न्यायाधीश और सेनापति। ठीक है, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान में कौन कौन शामिल थे दोस्तों? तो ये यहाँ पर 7-8 लोग शामिल थे। ठीक है, तो सभी के सभी शामिल थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 14वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत की थी। ठीक है, यहीं से दोस्तों ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। व्याख्या में देखिए, इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी, जिसका उद्देश्य भारतीयों को एक साथ लाकर राजनीतिक अधिकारों की मांग करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हमको 16वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा 16 नंबर दोस्तों। प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। व्याख्या में देखिए, यह अमृतसर में हुआ था, एक नरसंहार था। ठीक है, जहां जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। ठीक है, पूछ सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। ठीक है, और 1919 में हुआ था। इसलिए दोस्तों पूरा व्याख्या के साथ हम आपको इसे बता रहे हैं, ताकि दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न से 2-3 प्रश्न आपको बिल्कुल ईजी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 17वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है,
का नारा किसने दिया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो देखिए 17 नंबर प्रश्न का जो सही है तो उत्तर हमारा क्या है, तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 18वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों, यह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करना था। ठीक है दोस्तों, इसका जो शासन को, ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करना था, इसलिए दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ठीक है, 1942 ईस्वी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों 19वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा कि पंचायती राज किस संविधान संशोधन से संबंधित है? ठीक है, पंचायती राज किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज संबंधित है। 1992 में पारित इस संशोधन में पंचायती राज संख्याओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 20वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है 20वां नंबर कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो सुकुमार सेन। ठीक है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ठीक है, इनकी व्याख्या में देखिए दोस्तों, उन्होंने 1950 से 1958 तक इस पद पर कार्य किया और भारत के पहले 2 आम चुनाव का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से दोस्तों हमारा सामान्य विज्ञान का दोस्तों कुछ प्रश्न है, 10 प्रश्न होंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो एस्कार्बलिक एसिड है। ठीक है, एस्कार्बलिक एसिड है दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम। यह एक जल में घुलनशील विटामिन है जो त्वचा के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है। ठीक है, विटामिन दोस्तों सी दोस्तों क्या है? घुलनशील विटामिन है जो त्वचा के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों 22वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं, यकृत है। ठीक है, व्याख्या यह पाचन, चयापचय और विषहरण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है वो यकृत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए 23वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा कि भारतवर्ष किसका मात्रक है? तो भारतवर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक है। ठीक है, व्याख्या यह एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 24वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि पारे का अयस्क क्या है? तो पारे का जो अयस्क है दोस्तों सीनाबार होता है। व्याख्या सीनाबार HGS पारे का एक प्रमुख अयस्क है जिसमें पारा निकाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हमको 25वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों जेम्स चैडविक ने किया था। व्याख्या में न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ मौजूद होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है दोस्तों? एक साथ नाभिक में रहते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए 26वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 27 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा का दोस्तों मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। व्याख्या आमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
और देखिए यहाँ पर हमको 28वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न है हमारा 28 नंबर कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O बोलते हैं। ठीक है, व्याख्या, इसका उपयोग दंत चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में एक हल्के संज्ञाकारी एंथेटिक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, लाफिंग गैस का उपयोग दोस्तों, इसका उपयोग दंत चिकित्सालय में दोस्तों ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 29वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों, प्रश्न हमारा कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, तो हेनरी बेकरेल ने दोस्तों रेडियो धर्मिता की खोज की। व्याख्या, इन्होंने 1896 में यूरेनियम के विकिरण गुणों की खोज की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 31 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, करंट अफेयर से प्रश्न होने वाले हैं 10 प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था दोस्तों, तो जो उस रॉकेट का नाम था दोस्तों LVM-3M4। ठीक है, LVM-3 से M4 था उसका नाम रॉकेट का। ठीक है, जिस पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। चलिए अब व्याख्या देखिए, यह भारत का तीसरा चंद्र मिशन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अब 32 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी, तो वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, व्याख्या, यह सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। यह थीम भारतीय दर्शन से प्रेरित थी। ठीक है, G20 का 2023 का सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो भारत में ही हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 33 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है कि ब्रिक्स के नए सदस्यों के रूप में किन देशों को शामिल किया गया है। ब्रिक्स में नए सदस्यों के रूप में किन 2 देशों को शामिल किया गया है 2024 से प्रभावी। ठीक है, 2024 से प्रभावी बताना है तो मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, सभी को दोस्तों ब्रिक्स के नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 34वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है दोस्तों, तो VVR सुब्रमण्यम। ठीक है, जो कि नीति आयोग के वर्तमान CEO है। ठीक है, नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक यानी कि टैंक जो देश के विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 35 नंबर प्रश्न के सही क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 35 नंबर प्रश्न में भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार, जो कि दोस्तों भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष थी। वह 2009 से 2014 तक 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 36वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 37वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में किसे गया था, तो नरगिस मोहम्मदी को दोस्तों हाल ही में 2023 में नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, व्याख्या, इन्हें ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 38वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा व्याख्या प्रश्न है कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों अजय बंगा है। व्याख्या, यह वह भारतीय अमेरिकी मूल के व्यक्ति हैं और मई 2023 में उन्होंने यह पद संभाला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 39वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों कि एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो एशियाई खेल 2023 में दोस्तों भारत ने 107 पदक जीता था, जिसमें 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
देखिए 40वां नंबर प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों कि भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा था, कौन सा है, सॉरी, ठीक है। तो भारत का पहला सूर्य मिशन दोस्तों आदित्य L1 है। व्याख्या, इस मिशन को सूर्य के कोरोना और उत्सर्जन और मौसम का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर किएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद फुल वीडियो देखने के लिए।